नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल सुबह सुबह जब लोगों की नजर अखबारों के ऊपर पड़ी तो उसमें एक खबर ने सबको वाकई में चौंका दिया होगा। हालांकि यह खबर ऑनलाइन मीडिया में कल से ही थी, लेकिन जब आज सुबह का अखबार लोगों ने ध्यान से पढ़ा तो हिंडनबर्ग से जुड़ी हुई रिपोर्ट को देखकर कुछ लोगों के दिलों की धड़कनें भी रुक गई होंगी। क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो भारत में जिसने अडानी कंपनी की चूलें हिला दी थी, एक रिपोर्ट के आने के बाद तकरीबन 7 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन था अडानी ग्रुप का 10 लिस्टेड कंपनी का, वो गायब हो गया था। उसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंडनबर्ग व्हिच डेल्ट अडानी a 1440 बिलियन कैप ब्लो टू डिस्बैंड। ये जो है कि हिंडनबर्ग ने जिसने अडानी ग्रुप को इतना बड़ा झटका दिया, अब उसने अपने आप को बंद करने का फैसला कर लिया है, यानी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई है। उसके बाद से अचानक जैसे देखने में आया, स्टॉक्स ऑफ अडानी फर्म रैली आफ्टर अनाउंसमेंट, यानी अडानी के शेयर स्टॉक्स में जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिला है। और उसके साथ साथ उस पर राजनीति भी गर्म हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और अडानी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे ये एक फर्जी कंपनी थी जो लोगों को ब्लैकमेल करती थी, अब इस कंपनी को बंद करना पड़ा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से अडानी का मसला भारत की राजनीति के केंद्र में काफी दिनों तक रहा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूती से सवाल को खड़ा करते रहे, नरेंद्र मोदी को इसके बहाने घेरने की कोशिश भी करते रहे। संसद में भी यह मसला उठा और इसकी वजह से लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। संजय सिंह और महुआ मोइत्रा को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इस मसले को बड़ी गंभीरता, बड़ी आक्रामकता के साथ उठाया था। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बंद होने का मतलब यह कतई नहीं है कि अडानी को क्लीन चिट मिल गई है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना एक खबर है, और इसकी वजह से अडानी के बारे में कहना कि दरअसल अब उनको क्लीन चिट मिल गई है, ये दूसरी खबर है। दरअसल ये कंपनी बंद क्यों हुई, इसके पीछे भी अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इस कंपनी ने अपने आप को वाइंड अप कर लिया, क्योंकि शायद उन्हें यह डर था या इस बात की आशंका थी कि ट्रंप के आने के बाद से उनके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सब अटकलें हैं, हकीकत क्या है शायद ही किसी को मालूम हो। लेकिन इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता है नेट एंडरसन, उनका कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो दरअसल उनकी जिंदगी का एक चैप्टर था जो बंद हो गया है। ये उनकी जिंदगी का केंद्र बिंदु नहीं था जो उनको डिफाइन करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च पर ज्यादा चर्चा करने के बनस्पति आज हम राजेश महापात्रा से जानने की कोशिश करेंगे, जिनको आप लगातार हमारे कार्यक्रमों में देख रहे हैं। पीटीआई के पूर्व संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव एडिटर और उड़ीसा डायलॉग के डायरेक्टर, अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता और देश में बेहद प्रतिष्ठित पत्रकार संपादक। राजेश, ये माजरा है क्या दरअसल? हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद, अडानी के खेमे में खुशी, क्या चक्कर है ये? आपने बहुत सही कहा आशुतोष। ये जितने सारे बातें आए हैं वो सारे अटकलें हैं, लेकिन
दो चीज मैं कहना चाहूंगा। कुछ तो शायद ये जो अटकलें लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग के जो फाउंडर सीईओ हैं नेट एंडरसन, इन्होंने ये एक बहुत सफल शॉर्ट सेलर रहा अमेरिका के इतिहास में। शॉर्ट सेलर का मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा आपके दर्शकों को समझा दें। ये कंपनी जो है, ये हिंडनबर्ग सारे स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं जिनके शेयर प्राइसेस में कुछ अनयूजुअल मूवमेंट्स होते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी तेजी आती है, इस तरह के कंपनियों के ऊपर रिसर्च करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि ये जो तेजी आती है इनके शेयर प्राइसेस में, इनके जो तेज रफ्तार से जो चले जाते हैं, इसके पीछे कंपनी के सही मायने में कुछ बिजनेस फंडामेंटल्स हैं या कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। और अपने रिसर्च में ये अगर पाती है कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, आर्टिफिशियली अपने स्टॉक प्राइसेस बढ़ा रही है, जो क्लेम कर रही है अपने बिजनेस के बारे में वो क्लेम शायद सही नहीं है, फिर ये उस चीज को ये बाहर लाती है और उससे पहले ये क्या करती है, उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदती है शॉर्ट सेलिंग के लिए। यानी कि आप 100 शेयर्स मान लीजिए खरीद लीजिए, आज के डेट पर उसका भाव 1000 है, लेकिन आप वो 100 शेयर्स के लिए 1 लाख रुपए दे नहीं रहे, आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि भाई मैं आपको 100 शेयर्स बेच रहा हूं, सॉरी खरीदने का बात कर रहा हूं, 100 शेयर बेच रहा हूं, ये जो 100 शेयर्स है मैं आपके बास्केट में फलाने डेट पर डालूंगा, आगे के एक समय पे डालूंगा, और उसके बाद ये अपना रिपोर्ट बाहर कर देती है। फिर वो स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए का स्टॉक प्राइस गिर के 800 रुपए पे आ जाता है, तो ये क्या करता है, उस 800 रुपए में खरीद के, यानी कि 80,000 में रुपए में वो शेयर खरीद के आपको वो शेयर दे देती है, तो इसका 20,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है। ये है शॉर्ट सेलिंग बिजनेस का, बड़े सरल भाषा में इसी तरह से ये काम करता है। और ये कंपनी बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की, इन्होंने लगभग 100 से 120 से ऊपर के कंपनियों को इस तरह से उनके बारे में वार्निंग दिया और इनकी स्ट्राइक रेट लगभग 80% से ज्यादा है, यानी कि 80% केस में वो कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे गिरे, कई कंपनियों के ऊपर जांच पड़ताल हुई और उसके बाद इनके सबसे जो कंपनी के बारे में इनका नाम बना, वो एक अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने वाली कंपनी थी, निकोला, जिसका लगभग 14 बिलियन मार्केट कैप था, वो आके 1.5 बिलियन पे पहुंच गया और उस कंपनी के जो सीईओ है उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्रॉड इन्होंने हिंडनबर्ग ने बताया ये सही है। तो इस तरह का ये सफलता पाने वाली कंपनी अडानी को भी टारगेट करता है। और आपने जैसे कहा राजेश, आपने निकोला का जिक्र किया, उसी तरीके से कार्ल इकॉन एंटरप्राइजेस के बारे में आरोप लगाया कि पॉन्जी लाइक स्कीम जो है ये लेके आती है और डिविडेंड पे करती है। जब उन्होंने इस कंपनी के बारे में बात की तो उस कंपनी को $2 मिलियन की पेनाल्टी देनी पड़ी थी। इसके अलावा मार्च 2021 में, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट करता है, लॉर्ड्सडाउन मोटर्स के बारे में भी अपनी रिपोर्ट लेकर आए और कहा कि इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हैं। उनके सीईओ स्टीफन बर्न को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2023 में बैंकरप्सी यानी दिवालिया अपने आप को घोषित करना पड़ा था। तो ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए है कि जो लोग ये हिंडनबर्ग पर आरोप लगाते हैं कि दरअसल एक फर्जी कंपनी है और ये इसके करने का कुछ असर नहीं पड़ता है, खासतौर पर अडानी पर जब इन्होंने आरोप लगाया उस संदर्भ। जी आगे आप बोले प्लीज। एकदम बहुत बहुत अच्छा किया आपने जो हमारे दर्शकों को ये बता दी। लेकिन इस तरह के जो कंपनी होते हैं, मेरा मानना है कि ये एक हमेशा जिसको कहते हैं एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह काम करते हैं। ये कभी भी एक लंबे दौर के लिए ये बिजनेस में नहीं रह सकते, ये नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है। आपने लगाया, सक्सेस मिला, आप निकल लीजिए, पैसा बनाया आप निकल लीजिए। और वही चीज मेरे को लगता है नेट एंडरसन ने किया। इन्होंने अच्छे खासे मुनाफे बनाए
और निकल गए, और निकलने का जो टाइम है जिसके ऊपर अटकलें लगाए जाते हैं, हो सकता है मैंने जैसे कहा उसमें कुछ सच्चाई हो। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं, और हो सकता है एंडरसन को इस चीज का भय हो कि उनके खिलाफ कहीं कार्रवाई तो कुछ ना शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए जो सरकार अगर कोई कंपनी के पीछे पड़ जाती है तो सरकार के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो सरकार है आप उनके बारे में जानते हो। लेकिन इसी में आपको मैं बताना चाह रहा था, मुझे क्यों लग रहा है हो सकता है कुछ सच्चाई हो, क्योंकि निकोला का सक्सेस के बाद जो दूसरी कंपनी इन्होंने टारगेट किया था वो कंपनी था टेस्ला। टेस्ला के मालिक हैं इलॉन मस्क। एक तरह से कह सकते हैं आप वो अमेरिका के आज के डेट पर अडानी है। लोगों का कहना है कि अमेरिका के बहुत सारे चीजें डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट निर्वाचित होने के बाद अब इलॉन मस्क तय कर रहे हैं। तो और इलॉन मस्क ऐसे आदमी है वो कोई चीज भूलते नहीं है। तो ये हो सकता है कि कहीं इनके ऊपर निशाना तो नहीं बनाया जाए, तो ये हो सकता है एक कारण हो। मुझे नहीं लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए ये अडानी के पीछे पड़े थे, और चूंकि यहाँ पे मोदी जी का अडानी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक रिलेशनशिप अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हिंदुस्तान का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अच्छा होगा, इस तरह से जिन लोगों का सोचना है वो अगर सोचते हैं कि अडानी के चक्कर में वहां इनका एंडरसन का कंपनी का ये जो आज का डिसीजन है वो कुछ उसमें कनेक्शन होगा, मुझे लगता है ये फार फेचेड है। ये अमेरिका की अपनी जो हकीकत है आज, हो सकता है उसका इसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा हो। दूसरा जो बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है, ना मेरा कोई हेल्थ, ना मेरा कोई और दूसरा कारण है, ये मेरी पर्सनल रीजन है, मैं अब दूसरा काम करना चाहता हूँ। हमें अभी तक इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए जब तक हमारे पास कुछ ठोस सबूत नहीं आ जाती है कि और कुछ कारण के चलते इन्होंने बंद किया। राजेश, बट चूंकि हिंडनबर्ग को लेकर जो हिंदुस्तान के अंदर दिलचस्पी है वो उस वक्त दिलचस्पी हुई और पहली बार भारतीयों को हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम का पता चला। जो इस मामले के जानकार लोगों उनको बहुत पहले पता होगा, लेकिन आम भारतीय को इसके नाम का पता तब चला जब इन्होंने अडानी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने स्टॉक में मैनिपुलेशन किया है और साथ ही साथ जो अकाउंटिंग में फर्जरी की यानी फ्रॉड किया है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद से तहलका मचा। तकरीबन 7 लाख करोड़ जो मार्केट इवैल्यूएशन था अडानीज की 10 लिस्टेड कंपनी का, वो अचानक धड़ाम से नीचे गिर गया, यानी 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ इवैल्यूएशन के लेवल पे। उसके बाद से तहलका मचा, एक राजनीतिक मुद्दा बना और कांग्रेस पार्टी ने इसको बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश भी की। राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे, अडानी और मोदी को जोड़कर उन्हें देखने की कोशिश की और बार बार ये कहा, को सत्य हिंदी ने बार बार ये कहा कि भाई एक आरोप लगा है, उसकी जांच होनी चाहिए। हमने भी इस पर खूब जमकर रिपोर्टिंग की थी। और ये हुआ कि आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार इसकी जांच के लिए उस तरीके से तैयार नहीं हुई। हालांकि बाद में कुछ जांच हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन टाई फिस्ट हो गया। राजेश, सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्या जो अब ये कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग कंपनी के बंद होने का मतलब यह है कि जो आरोप अडानी के ऊपर लगे थे वो बेबुनियाद थे, फ्रॉड थे, फर्जी थे और इसी वजह से कंपनी को बंद होना पड़ा। तो क्या यह माना जाए कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया है तो अडानी पर लगे सारे आरोपों से उनको निजात मिल गई है? नहीं, आपको दो मसले को अलग अलग तरीके से देखना होगा। जो हिंडनबर्ग, ये बात सही है कि जिस तरह के सफलता हिंडनबर्ग रिसर्च को दूसरे कंपनियों के मुकाबले में मिली थी, अडानी को लेकर नहीं मिला, क्योंकि अडानी के शेयर प्राइसेस बाद में उठे। लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि जो बातें उन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला है वो गलत हो। वो कारण इसलिए है कि हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से ये अडानी का कंपनी के ऊपर प्रभाव डाल सकता था। अगर अडानी मार्केट से बहुत सारे लोन्स उठाए हुए हैं, अगर वो लोन्स के ऊपर अगर डिफॉल्ट कर जाते तो फिर बात बिगड़ सकती थी। लेकिन गौतम अडानी के जो ग्रुप कंपनीज है, गौतम अडानी को जो है बहुत तरह से सपोर्ट मिल रखा है और अलग अलग और अडानी के खुद के कई सारे कंपनी है जो कैश प्लस कंपनी है, यानी कि वहां काम होता है। ये कोई पेपर में कंपनी नहीं है। जैसे उनके पोर्ट्स बिजनेस ले लीजिए,
हाल में इन्होंने सीमेंट बिजनेस बहुत बढ़ा लिया और वहां इनका कैश आता है, तो इनके पास कैश का एक्सेस भी रहा और इनको अलग अलग जगह से सपोर्ट मिला रिसोर्सेस रेज करने का। ये अपने सारे लोन्स टाइम पर देते गए। अब मार्च में सबसे बड़ा लोन आ रहा है, देखना पड़ेगा कैसे ये उससे जूझते हैं। दूसरा जो है हिंडनबर्ग रिसर्च, तो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था ना। हिंडनबर्ग रिसर्च को बेस करके, क्योंकि ये हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन के बारे में उन्होंने बात किया था, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो रेगुलेटर है, उन्हीं वही तो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते थे। मूल तौर पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी, वो एक्शन लेना था। सरकार ले सकती थी एक्शन। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट हो सकता है इसके ऊपर ज्यादा गहराई में जा सकती थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और जिसके चलते हिंडनबर्ग रिसर्च का जो रिपोर्ट है उसका जो असर पड़ता, उससे अडानी एक तरह से आप कह सकते हैं निकल गए। लेकिन जो असल मुद्दा है वो अब तो हिंडनबर्ग रिसर्च तो एक शॉर्ट सेलर है, जो वो उनका एलिगेशन से कई गुना सीरियस एलिगेशंस अडानी के खिलाफ आया है, जो कि यूएस के बकायदा मार्केट्स के रेगुलेटर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अमेरिका के सरकार का एक अंग जो है वो लाया है कि भाई इन्होंने घूस देने की कोशिश की थी। और उसके चार्जेस में उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाला है, जिसके चलते गौतम अडानी अमेरिका नहीं जा सकते हैं। और ये केस हिंडनबर्ग का बंद होने पे या चालू रहने पे ये केस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केस कायम है। ये केस आगे को कैसे बढ़ेगा वो कोई नहीं कह सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। कुछ लोगों का उम्मीद ये है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप वहां आ गए हैं, हो सकता है ये केस वहां पे धीमी पड़ जाए। लेकिन अमेरिका में वैसे नहीं होता है जैसे हिंदुस्तान में होता है कि भाई सरकार बदल गई तो सारे इंस्टीट्यूशन को आप जो है अलग कर सकते हो, लेकिन फिर भी कई कई हद तक इन्फ्लुएंस होता है। और ट्रंप खास करके एक बहुत अलग किस्म की नेता है, अमेरिका में ऐसा नेता आज तक बना ही नहीं है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वो केस है, गौतम अडानी अमेरिका नहीं जा सकते हैं, वो वारंट उनके अगेंस्ट में है, वो जांच पड़ताल चल रहा है और वो आगे को बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल एक और खबर अडानी से संबंधित छपी हुई है। उस खबर ये है कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अडानी ग्रुप स्टॉक सर्ज एज यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग शट्स। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने के बाद अडानी के स्टॉक में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ये दोनों इंटरलिंक्ड क्यों है? क्या मार्केट वैसे सेंटिमेंट पे चलता है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई तो इससे अडानी के ग्रुप में या अडानी के स्टॉक्स में उछाल क्यों दिखाई पड़ रहा? एक तरह से देखा जाए तो ये उतना भी सही नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया में जो है लोग हेडलाइन देने में कई बार कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अडानी को लेकर अडानी को लेकर, अरे आप अगर स्टॉक प्राइस के मूवमेंट देखेंगे, जो इनकी ग्रुप होल्डिंग कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, ये जैसे आपने कहा सेंटिमेंटल, ये एक सेंटिमेंट अडानी स्टॉक होल्डर्स का सेंटिमेंट को बूस्ट किया पहला दिन जो है, क्योंकि मार्केट में तो ये खबर परसों रात तक भी आ गई थी, तो अडानी शेयर्स को एक जंप मिला। अगर आज आप देखेंगे तो जो ग्रुप होल्डिंग कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस की, स्टॉक नीचे है, नेगेटिव में आज। और जो दूसरे ग्रुप कंपनीज का मैं देख रहा हूं स्टॉक प्राइसेस, कोई ज्यादा खास उछाल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि कोई अपर सर्किट हिट कर रहा है 5% 10%, जिस हिसाब से गिरे थे उस हिसाब से नहीं उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बूस्ट है, वो तो होना ही है। लेकिन आशुतोष, जो चीज मुझे कुछ कल से एक अजीब तरह से लग रहा है, भाई हिंडनबर्ग एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी है, अडानी एक प्राइवेट कंपनी और एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर कोई कंपनी आपके देश में कोई गलत काम कर रहा है और कोई और एक पार्टी जो है, माने प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी हो, वो कहता है कि वो एलिगेशंस लाता है कि ये गलत काम कर रहा है,
तो देश में जो विपक्ष होता है, ये जायज है कि वो विपक्ष सरकार को निशाना करेगी कि भाई आप इस पे कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, या आपने कुछ किया नहीं, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो क्यों इस प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के डिफेंस में इतने जबरदस्त तरीके से मैदान में कूद पड़ी है? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या मूल तौर पे उनके जो मेन बेस है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, उसमें बहुत ज्यादा लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। ये जो आप जिनका बयानबाजी आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी के अंदर एक मेजॉरिटी व्यू है, और ये बहुत दुखद डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक तरह से जैसे अडानी को डिफेंड करना आपका काम है क्या? अरे आप एक पॉलिटिकल पार्टी है भाई। तो बट राजेश, एक तर्क जो बीजेपी का आता है वो ये तर्क है कि दरअसल हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को एक न बढ़ पाए, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। उस साजिश के तहत भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने को निशाना बनाया गया है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाए। और यह ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के दूसरे बड़े देश भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से परेशान हो रहे हैं या उनको प्रतिस्पर्धा मिल रही है। तो उनका मतलब यह था कि अडानी को टारगेट नहीं किया गया, टारगेट दरअसल भारत को किया गया, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसलिए सरकार और सत्ताधारी पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना एक लाजमी सी बात नजर आती थी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा किस तरीके से सोरोस नाम के एक नए शख्स को भी खड़ा कर दिया गया कि वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो वो उनका तर्क था। इस तर्क में कितना दम है? एकदम दम नहीं है। एक समय में हम सुनते थे कांग्रेसियों को ये नारा देते हुए, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हाँ, अब इन्होंने जो है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी कर दिया। अब ये इस लेवल पे आ गए कि अडानी इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज अडानी। ये कोई मतलब है? हाँ, आप देखते हो एक सिनेमा का एक वीडियो क्लिप है जो बड़ा सोशल मीडिया में घुमा है। पुलिस नीचे खड़ी है, एक क्रिमिनल को बंदूक लेकर कह रही कि भाई सरेंडर कर लो, और वो क्रिमिनल को आइडिया आता है, हिंदुस्तान का फ्लैग वहां से निकालता है, अपने ऊपर लगाता है और भागता है, और पुलिस गोली नहीं चला पाती क्योंकि उसके ऊपर हमारे फ्लैग है। तो ये अडानी साहब जो है, जब जब भी इनके ऊपर ये आता है तो ये मतलब पैट्रियोटिज्म को ले आते हैं। जैसे अडानी, मेरे को समझ में नहीं आता है अडानी के ऊपर अटैक भारत का अर्थव्यवस्था के ऊपर अटैक कैसे है? अगर भारत हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा किससे है, तो मैं कहूंगा कि गौतम अडानी के बिजनेस कामकाज जिस को लेकर जो तरीका है उससे है। समझ गए आप? ये तो तरीका, नजरिया अलग अलग लोगों का है। और यही चीज मैं कह रहा था कि भाई इनमें से कोई कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की फंडामेंटल्स गड़बड़ा रहे हैं, कि भारत में निवेश नहीं करना चाहिए, कि भारत का जो कंज्यूमर क्लास है वो उसका कोई पोटेंशियल नहीं है। ये सब तो नहीं कहा ना। ये सारे लोग तो कहते हैं कि भाई यहाँ का हिंदुस्तान का फ्यूचर कैसे बहुत बढ़िया है। तो अडानी को अगर किसी ने टारगेट किया तो ये हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के ऊपर अटैक क्यों हम समझते हैं, इसको क्यों समझ लेते हैं हम? ये वही मानसिकता को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता है कि ये मानसिकता सारे बीजेपी वालों का है या आरएसएस वालों का है। ये कुछ चंद बीजेपी के लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं क्योंकि वो किसी और को खुश करना चाहते हैं। बिल्कुल राजेश, कुछ और बोलना चाहते हैं आप? नहीं, यही सवाल यही पूछना चाहिए भाई, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक प्राइवेट इंडिविजुअल को क्यों डिफेंड करना चाहते हो? ये सवाल पूछी जाए उनको। बिल्कुल। सत्य हिंदी लगातार जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जिस पर अडानी पे गंभीर आरोप लगे, हम लगातार ये कहते रहे कि दरअसल हिंडनबर्ग जो आरोप लगाए हैं, हम उस आरोपों से इत्तेफाक करें या ना इत्तेफाक करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ना हम ये मान के चलते कि अडानी ग्रुप ने कुछ गलत किया या गलत नहीं किया। हमारा कहना है कि गंभीर आरोप लगे हैं और इन आरोपों की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए,
चूंकि जांच नहीं हुई, इस वजह से भारत की पूरी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसके ऊपर गंभीर सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हो गए कि अगर यहां पर कोई गलत करता है तो फिर यहां की सरकारें उसको गलत करने देती हैं, उनकी जांच पड़ताल नहीं करती, इसलिए यहां का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो ठीक नहीं है। इससे भारत में इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर भी असर पड़ता है, जो हम देखने में भी आ रहा है। तो राजेश महापात्रा का साफ तौर पर कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च अगर बंद हुई है, कंपनी बंद हुई है, तो हो सकता है अपने अमेरिका में जो सरकार बदली उसका एक कारण हो, लेकिन दरअसल में इसका असली कारण क्या किसी को शायद नहीं मालूम। दूसरा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसका यह मतलब नहीं है कि अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है। जो आरोप थे वो आरोप आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं, और इसके साथ साथ इससे ज्यादा गंभीर आरोप तो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लगाए हैं, और अडानी ग्रुप के खिलाफ या अडानी के खिलाफ उन्होंने अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। वो जांच अभी चल रही। इसका मतलब साफ है कि अडानी ग्रुप अभी भी मुसीबतों में है, संकटों में घिरा हुआ है, जब तक कि उनके मामले का पूरी तरीके से निपटारा नहीं होता, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से 2 मामले जो अमेरिका में चले उनसे वो क्लीन चिट नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। जाते जाते आशुतोष जी मैं ये जी जी कहूंगा, जी। हाँ। मेरी पूरी उम्मीद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रहित में काम करता है, और राष्ट्रहित के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस मामले की जांच करने की डिमांड करनी चाहिए। करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।